हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लंच जीकेजीएस विद सदफ। आज हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार। तो क्या है हमारे मौलिक अधिकार, उनके बारे में देखेंगे। यहाँ से हर एक एग्जाम में ज़रूर क्वेश्चन बनता है कि 2 मार्क्स का। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और देखते हैं फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के मौलिक जीवन के लिए हमें हमारे संविधान के द्वारा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनसे क्या होता है, जिनसे व्यक्ति का संपूर्ण विकास होता है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिना इसके व्यक्ति का संपूर्ण विकास होना असंभव है। ये व्यक्तियों के हितों की रक्षा करता है, मतलब उनकी भलाई के लिए है, ताकि उनका जो शोषण ना हो सके। ठीक है, तो हम देखते हैं जो हमारे मौलिक अधिकार है, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, तो वो हो गए हमारे मौलिक अधिकार, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे जो वर्ड है मैग्ना कार्टा, उसका मतलब क्या हुआ था 1215 में किंग जॉन, इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा पहले रिटन डॉक्यूमेंट इशू किए गए थे, जिनको बोला जाता था चार्टर। ठीक है, पहले चार्टर एक रिटन डॉक्यूमेंट था, इसी वजह से इसको बोला जाता है मैग्ना कार्टा। और हमारे इंडिया का जो मैग्ना कार्टा है वो बोला जाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को। समझ में आया? तो मैग्ना कार्टा यहाँ से टर्म आया था, फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट्स थे मैग्ना कार्टा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये हमारे देश के लिए बहुत ही ज़्यादा, हमारे देश और हमारे देश के नागरिकों के लिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इन्हें बोला जाता है बैकबोन ऑफ इंडिया। संविधान के किस भाग में आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो भी यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो पार्ट 3 में आते हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए कहाँ से गए थे, यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं वो किस देश से लिए गए थे। तो ये लिए गए थे यूएस के बिल ऑफ राइट्स से इंस्पायर होकर हमारे संविधान में अपनाए गए थे। तो क्या होगा आंसर, कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएस से लिए गए थे, राइट से इंस्पायर होकर अपनाए गए थे। ठीक है, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये सस्पेंड कर दिए जाते हैं, केवल आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। आगे डिस्कस करेंगे कि हमारे जो आर्टिकल 20 और 21 क्या हैं। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। ठीक है, ये करते क्या है, ये हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट करते हैं। अब मौलिक अधिकारों को मौलिक क्यों कहा गया है, क्योंकि जो हमारे अधिकार है किसके द्वारा, हमें हमारे संविधान के द्वारा प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं और क्या उनके बारे में डिस्कस करते हैं। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स क्या है? फंडामेंटल राइट्स आर अ ग्रुप ऑफ राइट्स दैट हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय अ हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। जो ये फंडामेंटल राइट्स है ये क्या है, एक अधिकारों का समूह है जो क्या किया जाता है, जिससे अतिक्रमण से उच्च स्तर की सुरक्षा द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आर्टिकल 12 से 35 जो है हमारे संविधान का, वो डील करता है फंडामेंटल राइट से। नेक्स्ट क्या है, दीज ह्यूमन राइट्स आर कन्फर्ड अपॉन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स दैट दीज राइट्स आर इनवॉल्वेबल। मतलब ये जो अधिकार है हमारे नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं और ये क्या उनके लिए अहिंसक है, मतलब इनसे कोई उनका नुकसान नहीं पहुंचेगा, किसी का घात नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 6 फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान में 6 मौलिक अधिकारों को प्रावधान करता है। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ओरिजिनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान थे फंडामेंटल राइट्स के वो थे 7। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, बाद में एक हमारा जो मौलिक अधिकार है उसको डिलीट कर दिया गया, आर्टिकल 31, जिसके अंतर्गत आता था राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार। उसको मौलिक अधिकार से हटाकर बना दिया गया कानूनी अधिकार।
ठीक है, तो अब हमें देखना है जो हमारे, तो फिर कितने बचे हमारे जो मौलिक अधिकार है, 6 फंडामेंटल राइट्स हमको याद होने चाहिए। फंडामेंटल राइट्स हमारे डेवलपमेंट के लिए, ये हर नागरिक के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तो इनको हमें याद होना चाहिए। फर्स्ट जो है हमारा कौन सा है, राइट टू इक्वालिटी, जो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 14 से 18 के अंतर्गत। समानता का अधिकार, सबसे पहली बात देश में क्या होगी, समानता की बात होगी। एक याद करने की ट्रिक, एक लिंक बनाएंगे, उससे हम लोग याद करते चलेंगे। फर्स्ट जो हमारा मौलिक अधिकार हुआ, राइट टू इक्वलिटी, क्योंकि सब लोग पहले क्या है, समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग समान है, तो समानता का अधिकार हमारा आया 14 से 18 आर्टिकल के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। जब समानता मिल गई, फिर उसके बाद क्या होगा, स्वतंत्रता का अधिकार होगा, कि लिंक है याद करने की, तो वो आता है आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें हमारे 5 आर्टिकल हैं, 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम में हमारे हैं 4 आर्टिकल, 19, 20, 21, 22। नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो आता है आर्टिकल 23 से 24 के अंतर्गत, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब समानता मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, अब हमारे कोई जो हमारा कोई शोषण ना कर पाए उसके विरुद्ध अधिकार हमें दिया गया 23 से 24 के अंतर्गत। नेक्स्ट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये सब चीजें मिल गई, बात आई धर्म की, तो राइट हमारे 4th नंबर पे कौन सा मौलिक अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 के अंतर्गत आता है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद कौन सा आर्टिकल आता है, उसके बाद कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल। अब जब धर्म की स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद आएगी पढ़ाई लिखाई की। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हमारे आते हैं आर्टिकल 29 से 30 के अंतर्गत, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। उसके बाद लास्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने इसको बोला है संविधान की आत्मा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर कोई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट पर जा सकते हैं कि कैसे इन्होंने हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन किया। ठीक है, तो हमें ये आर्टिकल 32 ये पावर देता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, मूल रूप से संविधान में संपत्ति का अधिकार, अभी पहले कितने थे, ओरिजिनली कितने थे, 7, लेकिन क्या हुआ बाद में एक हटा दिया गया। अब क्यों हटा दिया गया ये भी देख लेते हैं। जो आर्टिकल 31 था वो हमारे जो फंडामेंटल राइट से डिलीट कर दिया गया, और क्या बना दिया गया, कब किस संविधान संशोधन के द्वारा डिलीट किया गया, इंपॉर्टेंट होगा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में जो हमारा संपत्ति का अधिकार है वो हमारे मौलिक अधिकारों से डिलीट कर दिया गया और उसको बना दिया गया कानूनी अधिकार। ठीक है, क्यों हटाया गया था, क्योंकि पहले ये हमारा मौलिक अधिकार में शामिल था, और हमारे जो मौलिक अधिकार है उसका कोई उल्लंघन नहीं कर सकता है, मतलब हमारे जो अधिकार है उसका कोई शोषण करेगा ऐसा हमारे संविधान में उसकी इजाजत नहीं थी। क्यों हटाया गया संपत्ति का अधिकार, वो देख लेते हैं। संपत्ति का अधिकार पहले हमारे फंडामेंटल राइट्स में हुआ करता था, जिसकी वजह से हमारी संपत्ति को कोई भी छीन नहीं सकता था। बाद में क्या हुआ, सरकार के विकास कार्यों के लिए भाई यहाँ पर कोई कॉलेज बनाना है, फैक्ट्री बनाना है, उसकी वजह से किसी मनुष्य की संपत्ति की जरूरत हुई, लेकिन वो हमारे मौलिक अधिकारों में था, उल्लंघन नहीं हो सकता, जिसकी वजह से सरकार ने क्या किया, उसको कानूनी अधिकार बना दिया। उस वजह से वो जमीन उस मनुष्य से ले सकता है और उसका मुआवजा दे सकता है। ठीक है, इसके फिर क्या हुआ, इसे संविधान के भाग 12वें में अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन कौन से हमारे आर्टिकल हैं जो राइट टू इक्वलिटी में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है, सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट होंगे आपके पेपर के लिए। राज्य किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भारत के क्षेत्र में कानून के समझ समानता, कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगी। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, अगर हमारे इंडिया में क्या है, कोई भी व्यक्ति को न धर्म, न जाति, न लिंग या जन्म के स्थान पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि उसके लिए अलग कानून है, इसके लिए अलग कानून है, सबके लिए एक ही समान कानून लागू किया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 14 ये कहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं करेगा। किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म और जात, लिंग के नाम पर ऐसा कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि भाई इसके लिए स्पेशल चीज़ें हैं, उनके लिए अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सब लोग एक समान हैं। नेक्स्ट देखते हैं
16 आर्टिकल। आर्टिकल 16 क्या कहता है? देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब राज्य में अगर कोई भी अपॉर्चुनिटीज या एम्प्लॉयमेंट होगा तो जो सभी नागरिकों को एक ही जैसी समानता दी जाएगी, ये आर्टिकल 16 हमारा कहता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पष्टता का उन्मूलन, मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ ऑल टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक। मतलब जो हमारी ये टाइटल्स है, सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर बाकी जो उपाधि हैं हमारे देश के नागरिक विदाउट प्रेसिडेंट की परमिशन से जो ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कोई दूसरा देश हम लोगों को कोई उपाधि देनी चाहे तो हम लोग ऐसे उसको टाइटल्स को ग्रहण नहीं कर सकते। आर्टिकल 18 ये कहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार किसमें आता है? आर्टिकल 19 से 22 के अंतर्गत। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स कंसर्निंग द फ्रीडम ऑफ। इससे हमें 6 राइट्स दिए हैं। 19 के अंतर्गत 6 राइट्स आते हैं। कौन कौन से? 19A, 19B, 19C, 19D एंड 19E। अब आप लोग सोचेंगे F कहाँ गया? F जो था उसके अंदर भी हमारा संपत्ति का अधिकार आता था, जिसको डिलीट कर दिया गया। ठीक है, तो 19A क्या कहता है? स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार हमें हमारे स्वतंत्रता प्रदान करता है। मतलब हमें भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है। और 19A के तहत ही और क्या है? प्रेस ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें 19A के तहत मिलता है। 19B क्या कहता है? कि जो सभा का अधिकार, हमको सभा के अधिकार भी है। 19C कहता है हम लोग संगठन बना सकते हैं, उसका अधिकार है। 19D कहता है आंदोलन, हम अपना जो आंदोलन है शांतिपूर्वक कहीं भी कर सकते हैं। 19E कहता है रहने का स्थान, हम अपने देश में किसी भी राज्य में रह सकते हैं। ठीक है, रहने का जो स्थान स्वतंत्रता प्रोवाइड करता है 19E। 19G कहता है वो अपने देश के राज्य में किसी कोने में कोई भी व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता हमें देता है 19G। ठीक है, तो ये हुए हमारे फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम के कुछ आर्टिकल्स। देखते हैं 20 आर्टिकल। आर्टिकल 20 और 21 इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई व्यक्ति एक अपराध कर रहा है तो एक अपराध की एक ही सजा दी जाएगी और उस वक्त जो कानून होगा उसी के हिसाब से सजा दी जाएगी। ये नहीं कि उसको पिछले कानूनों की सजा दी जा रही है और एक कानून के बदले उसे 10 अपराधों की सजा दी जा रही, ये नहीं, एक अपराध के बदले एक सजा। ठीक है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमें आर्टिकल 21 के तहत मिलता है। अब आर्टिकल 21A क्या कहता है? राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? 6 से 14 वर्ष के सभी, ये वर्ष है वाह है, वर्ष के सभी जो बच्चे होंगे उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, फ्री, और जिसमें कोई फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। ये कब लागू हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये लागू किया गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण। मतलब अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है हमेशा। क्या कि वो 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा जहाँ पर उसको ले जाया जा रहा है दंड अधिकारी के पास। ठीक है, और क्या होगा? उसे अपने पसंद के वकील करने की इजाज़त होगी और उसे बताना होगा कि किस अपराध की वजह से उसको अरेस्ट किया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 के तहत अपराधी को 3 स्वतंत्रता दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 क्या कहता है? शोषण, किसी चीज़ का शोषण होगा उससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल जो 23 है वो क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मतलब कोई व्यक्ति की खरीद और लेन देन पर, ये जो आर्टिकल 23 है उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति देह व्यापार नहीं होगा और किसी व्यक्ति से जबरन कोई काम नहीं करवाया जाएगा, ये डील करता है आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन फैक्ट्रीज,
6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कारखानों या जबरदस्ती काम करवाना अपराध है, ठीक है। तो आर्टिकल 24 के तहत उनको सजा दी जाएगी। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28, 25 से 28 के अंतर्गत आता है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट है आर्टिकल 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक मामलों के प्रबंधन में स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब अगर किसी भी धर्म का प्रचार करना है उसमें कोई टैक्स ले रहा है तो ऐसा नहीं होगा, उसके जो हम लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं बिना टैक्स के। आर्टिकल 27 ये कहता है। आर्टिकल 28 क्या कहता है, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब जो हमारे शैक्षणिक संस्थान होंगे उसमें क्या होगा, जो धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाएगी, लेकिन अगर हम लोग कोई चीज़ धार्मिक पूजा कर रहे हैं या फिर कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये छूट दी जाएगी, ठीक है। आर्टिकल 28 ये कहता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से 30 के बीच आते हैं हमारे जो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, ठीक है। आर्टिकल 29 भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे उसके संरक्षण का अधिकार होगा। मतलब अब किसी कॉलेज में उसे प्रवेश करना है किसी व्यक्ति को, तो ये नहीं किया जाएगा कि हाँ भाई इनकी जो लिपि है, भाषा है और उनका वर्ग अलग है, ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा और उनका संरक्षण किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 29 ये कहता है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 30, आर्टिकल 31 क्या कहता है, आर्टिकल 30 देखते हैं हम लोग। आर्टिकल 30 कहता है, 31 कहता है सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर हो अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। आर्टिकल 31 ये कहता है। आर्टिकल 31A क्या कहता है, आर्टिकल 31A कहता है कि अल्पसंख्यकों समूह द्वारा स्थापित किसी भी शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति के अधिकरण के लिए राशि या निर्धारण से संबंधित है, मतलब जो सभी अल्पसंख्यक हैं उनमें क्या होगा, उनकी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, ठीक है। आर्टिकल 31A ये कहता है। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे आप आर्टिकल 31 कहाँ गया, तो आर्टिकल 31 हमारा प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था जो कि डिलीट कर दिया गया। तो हम देखेंगे आर्टिकल 32। तो ये सभी भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर केस कर सकते हैं कि भाई ऐसा कैसे हुआ। नेक्स्ट है हमारा कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट बाय अप्रोप्रिएट प्रोसीडिंग्स फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द राइट कन्फर्ड बाय दिस पार्ट इज गारंटीड, मतलब इस जो हमारे अधिकार हैं उस अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसमें जो सरकारी जो सुप्रीम कोर्ट होगा वो कार्रवाई करेगा, ठीक है, ये उसकी गारंटी लेता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करता है, 5 रिट जारी करता है जो पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम एक वीडियो लेकर आएंगे, इन जो रिट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारी कौन सी, हैबियस कॉर्पस, सेकेंड है मैंडेमस और थर्ड है प्रोविजन और फोर्थ रिट ऑफ सर्टियोरी, लास्ट है हमारी क्यू वारंटो। मैंडेमस का मतलब होता है, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है बॉडी, हैव द बॉडी, ठीक है। यहाँ से कभी कभी डायरेक्टली पूछना जाता है कि हैव द बॉडी रिट किस में आता है, तो ये आता है हैबियस कॉर्पस में। मैंडेमस में क्या आता है, वी कमांड, ये देख लेते हैं। और हमारा प्रोविजन का मतलब ये होता है प्रोबिट, ठीक है। और सर्टियोरी का मतलब क्या होता है, सर्टिफाइड। क्यू वारंट का मतलब होता है व्हाट अथॉरिटी, ये वर्ड का मतलब है। नेक्स्ट है द राइट अंडर आर्टिकल 32 कैन नॉट बी रिफ्यूज बाय द सुप्रीम कोर्ट, हमारे मतलब आर्टिकल 32 के तहत क्या किया जाता है, जो हमारे अधिकार हैं सर्वोच्च न्यायालय उनको रिफ्यूज अस्वीकार नहीं कर सकती है, ये हमारे अधिकार हैं। अगर कोई उल्लंघन करेगा तो सरकार को
हम सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। ठीक है, आपातकाल के दौरान जो हमारे मौलिक अधिकार है वो सस्पेंड हो जाते हैं, 2 को छोड़कर, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। ठीक है, तो यहीं से जो हमारा वीडियो एंड होता है। आई होप आपको पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।